तो हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आप लोग की राजशाही क्लास 9 मैथ्स और कंप्यूटर की वीडियोस लाता हूं। तो आज हम लोग का है फिर से एक कंप्यूटर का लेक्चर, और आज हम लोग पहला चैप्टर चालू करने वाले हैं। और जो लोग नए आए हैं वो लोग ऐसा मत समझिए कि हम लोग पहला लेक्चर है। मैंने पूरा सिलेबस ख़त्म करवा दिया है। ये बेसिक जो उस पूरे सिलेबस का जो बेसिक है वो 3 चैप्टर्स मैं अब चालू कर रहा हूँ। तो उसमें से पहला चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स डिस्कस किए वो सारे जावा में हैं, और वो जावा जो है वो एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, तो आज से हम लोग बहुत ही बेसिक्स चालू करने वाले हैं। और जितने भी लोग हैं, जितने भी आप लोग के दोस्त हैं, उन लोग को भी प्लीज़ मेरा चैनल शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग का भी बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आज का इंडेक्स देख लेते हैं। हम लोग आज करेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या होता है, और प्रोग्रामिंग पैराडिगम के दो जो मेन चीज़ हैं, पीओपी एंड ओपी, यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका डिस्कस करेंगे। इसके बाद 2 चैप्टर्स और हमारे, इंट्रोडक्शन टू जावा एंड थर्डली एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ठीक है, तो ये हुआ। अब चलिए चालू करते हैं अपना मेन लेक्चर। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यार देखो, ये सबसे बहुत ही बेसिक चीज़ है कि भाई देखो, जैसे हम लोग को हम ही हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं। हम लोग को एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए। वैसे ही दो कंप्यूटर्स या दो सिस्टम्स वगैरह को, दो सिस्टम्स तो नहीं कहूँगा, एक ह्यूमन को एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। क्योंकि एक ह्यूमन के थ्रू एक यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बनाई गई है अभी तक, तो जिससे हम लोग एक कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देखो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि विच आर यूज टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स बाय, देखो मेनली क्या है इसको कहते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है इसका कि यूज to establish used to establish communication used to establish communication between computer and user, between computer and user। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है हम लोग का। भाई हम और हम यानी कि यूज़र, हम यानी कि यूज़र एंड जो कंप्यूटर है, हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सेकेंडली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस विच आर यूज्ड टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स बाय फॉलोइंग द सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग विच प्रोड्यूस स्पेसिफिक आउटकम। यानी कि बहुत ही सिंपल चीज़ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस used to develop programs used to develop programs to develop computer programs by following सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स, या आप कह सकते हैं एक सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स पर लिख देता हूँ। सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स का मुझे आज तक स्पेलिंग नहीं पता चला। सेमेंटिक्स मैं ऐसे ही लिखता हूँ इसको। ठीक है, इसका मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस, languages used to develop programs by following syntax and semantics of the programming language।
ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये है विच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच प्रोड्यूस स्पेसिफिक आउटकम, विच प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक आउटकम, स्पेसिफिक आउटकम। ठीक है, यानी कि मतलब क्या हुआ, सबसे पहले था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इट इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूजर। सेकेंडली, these are the languages used to develop programs by following the rules and regulations of the programming language which produce a specific outcome, यानी कि specific output। ठीक है, यानी कि जैसे जावा है, जावा के भी हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं, वैल्यूज एंड टाइप्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग रूल्स पढ़े हैं। सारे रूल्स को मिला जुला के यूज़ करके जब हम लोग उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं तो वो हम लोग क्यों डेवलप करते हैं, ताकि हमें एक स्पेसिफिक आउटकम मिले। ठीक है, और टू विच प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक आउटकम। ठीक है, एक स्पेसिफिक आउटकम यानी कि एक स्पेसिफिक आउटपुट मिलता है। अब है प्रोग्राम, इसी का पार्ट है व्हाट इज अ प्रोग्राम। ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेजेस यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम्स बाय फॉलोइंग द सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक आउटकम। अब क्या है कि सेकेंडली व्हाट इज अ प्रोग्राम, व्हाट इज अ प्रोग्राम। ठीक है, व्हाट इज अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक सेकंड, ऐसा करो भाई। तो देखो दोस्तों, मैंने लिख दिया है प्रोग्राम क्या होता है, जब यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क रिटर्न यूजिंग वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा, इट इज़ यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम्स। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके जब हम लोग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखें टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब ऐसे देखो, जो हम लोग के पास जितने भी मेथड्स हैं, है ना, जितने भी मेथड्स हैं जैसे math.pw वगैरह, या हम लोग जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम में भाई जो स्टेटमेंट्स होती है सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उससे हम लोग एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे एक रिवर्सिंग अ नंबर, रिवर्सिंग अ नंबर के लिए जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। उससे हमारा क्या टास्क हो रहा है कि एक नंबर हम लोग ले रहे हैं, उसको रिवर्स कर रहे हैं, वो हमारा स्पेसिफिक टास्क है। वो प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है यूजिंग वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज जावा। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस used to perform a specific task written using one of the programming language। ठीक है, हम लोग रिवर्सिंग नंबर टास्क हुआ, सब जो हम लोग का प्रोग्राम है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क रिटन यूजिंग वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसी में थोड़ा सॉफ्टवेयर भी लिख देते हैं क्योंकि इसी का पार्ट है। वैसे मतलब आपके सिलेबस का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन तब भी लिख लीजिए व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है भाई, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स। इट इज अ, एक सेकेंड फिर से पॉज कर लेते हैं भाई। तो देखो, जब हम लोग एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर दें टू अचीव अ स्टैंडर्ड टास्क। अब वैसे हमारे जो मोबाइल में जितने ऐप्स हैं सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें भाई एक तो बिल्कुल नहीं, हज़ारों प्रोग्राम। जैसे आपके फ़ोन में पेटीएम होगा, फ़ोनपे होगा, वगैरह वगैरह, सब बहुत सारे, गूगल है हमारे पास, सब हज़ारों लाखों प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके बने हैं, और सबसे क्या एक पर्टिकुलर टास्क होता है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा अभी, एक पढ़ लिया हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम्स यूजिंग देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, टू अचीव अ स्पेसिफिक आउटपुट। अब प्रोग्राम क्या होता है, जब हम लोग उस लैंग्वेज का यूज़ करके एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखें टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, तो वो प्रोग्राम। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को हम लोग ज्वाइन कर दें टू अचीव अ स्पेसिफिक टास्क,
तो वो हुआ हमारा सॉफ्टवेयर। तीनों कनेक्टेड है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम से बनता है सॉफ्टवेयर। यहाँ लिख देता हूँ, देखो क्या आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है प्रोग्राम, प्रोग्राम से बनता है सॉफ्टवेयर। भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को ज्वाइन करके हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो यार देखो, अभी एक छोटा सा टॉपिक और इसमें ऐड कर देते हैं फटाक से, है ना, बहुत छोटा ही है लेकिन अच्छा है, जानने के लिए अच्छा है, ये आप लोगों के सिलेबस में आई थिंक नहीं है। क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। एक होता है लो लेवल लैंग्वेजेस, LLL, लो लेवल लैंग्वेजेस। उसमें आते हैं हमारे, सबसे पहले आते हैं हमारे मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज जो होता है वो होता है कि सबसे पहले तो इट इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज, ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी से आप लोग को कुछ समझ आ रहा होगा, 1 and 2, 0 and 1, 1 and 2, पेयर ऑफ 2। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर्स ओन लैंग्वेज। ठीक है, इट इज कंप्यूटर्स ओन लैंग्वेज। मैं आप लोगों को पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। कंप्यूटर्स ओन लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज होती है। ये इट इज, सॉरी वही मैं सोचूं कि इनका चक्कर लग रहा है, अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर, अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन। ठीक है, विदाउट एनी ट्रांसलेशन। अब भाई जैसे इसका मतलब जो है वो ये है, जैसे हम लोग जो ब्लूजे या जावा वगैरह में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो रहता है सोर्स कोड। सोर्स कोड कंपाइलर को हम लोग पढ़ेंगे, कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर बाइट कोड को JVM जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड ये होता है, उसको वो कंप्यूटर अपने आप ही समझ जाता है कि वो 0 and 1 के फॉर्म में होता है वो कोड। ठीक है, बिट्स के फॉर्म में होता है, तो वो वाला कोड जो होता है वो कंप्यूटर अपने आप समझ जाता है बिना और किसी ट्रांसलेशन के। ठीक है, अब ये क्या होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ बिट्स। बिट्स का फुल फॉर्म अगर आप लोगों को ना पता हो, बाइनरी डिजिट्स, बिट्स यस है। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स 0 and 1। ठीक है, 0 and 1 का खाली इसमें होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, machine language also known as binary language, it is the computer's own language which is understood by the computer directly without any translation, and it comprises of binary digits यानी कि bits यानी कि 0 and 1, सिंपल। अब हमारे पास होता है, एक होता है असेंबली लैंग्वेज, ये भी लो लेवल लैंग्वेज होती है ना। इसका बस आप लोग ये इतना समझ जाइए, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज ये क्या होता है, यूजेस नेमोनिक्स, यूजेस नेमोनिक्स। अब आप लोग देख लीजिए, स्पेलिंग मुझे पता नहीं है सही लिखा हूँ कि नहीं, है ना, एक सेकंड देख लेते हैं। यूजेस नेमोनिक, तो देखो नेमोन ये सॉरी ऐसा रहेगा। ठीक है, यूज नेमोनिक, नेमोनिक्स में जैसे आप लोग केमिस्ट्री वगैरह की चीज़ें याद करते हो ना, कि नामांग वाला से ऐसे ऐसे, मतलब वो इंग्लिश के कोर्स के हिसाब से याद करते हो, वैसे ही जस्ट वैसे आप लोग समझ लो, इट इज नेमोनिक्स। अब होता है हमारा क्या होता है दूसरा, अब होता है हमारे पास
हाई लेवल लैंग्वेजेस, HLL, हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस आप लोग को समझ जाएगी। जावा है, क्यूबेसिक है, कोबोल है, बहुत सारी है, फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस, ज़्यादातर यही होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा छोटा सा टॉपिक। मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस में बाकी सारी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ये है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम क्या होता है? इट इज द स्टेप बाय स्टेप written procedure or formula। It is a step by step written procedure or a formula, है ना, for solving a problem based on, एक सेकंड ऐसा करते हैं। तो देखो दोस्तों, एल्गोरिदम क्या होता है? इट इज द स्टेप बाय स्टेप रिटन प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शंस और इन अ वेल डिफाइंड मैनर। समझ नहीं आया होगा आधे लोग को। देखो, जैसे मान लो, मुझे रेसिपी तो नहीं पता, लेकिन जो भी है आधे लोग को पता होगी, चाय कैसे बनाते हैं। भाई चाय पत्ती लो, दूध डालो, पानी डालो, जो भी होता है, मुझे पता नहीं, सॉरी, है ना, जो भी डालो भाई, हर बार आप एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ एक्शन में सब कुछ करते हो, है ना, स्टेप बाय स्टेप। अब एल्गोरिदम उसका आप बना सकते हो, वो क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप रिटन प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम क्या है इस समय? मेकिंग अ टी। हाँ, टी मेकिंग। हमारे केस में प्रॉब्लम क्या है? चाय बनाना, बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शंस। जो चाय में हम लोग सब डाल रहे हैं वो एक सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शंस है इन अ वेल डिफाइंड मैनर। कैसे? अब भाई दूसरा स्टेप पहले कर दोगे तो सही तो है ना होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शंस इन अ वेल डिफाइंड मैनर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रिटन प्रोसीजर। भाई आप लोग पूरा प्रोसीजर लिख दो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रिटन प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इस समय हम लोग की क्या है? कैसे चाय बनाए, बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शन। जितना भी सब डाल रहे हो, जितना भी सब कर रहे हो, वो स्पेसिफाइड एक्शंस इन अ वेल डिफाइंड मैनर। दूसरे वाला चीज पहले नहीं कर सकते। फ्लो चार्ट क्या है? सिंपल है, वही एल्गोरिथम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो। ठीक है, अब भाई मान लो इसमें तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम लिख दिए कि ऐसे कि क्या नाम है, क्या नाम है, टी लीफ, वाटर, बॉयल, ऐसे ये एरोज वगैरह, ये सब जो स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, एरो हो गया, स्टार हो गया, सब स्टैंडर्ड सिंबल्स का यूज़ करके उसी एल्गोरिथम को जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो वो होता है फ्लो चार्ट। और ये ऑब्वियसली इजी टू अंडरस्टैंड होगा। अब हम लोग के टीचर्स भी वैसे ही देते हैं कि पता है कि फ्लो चार्ट ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप रिटन प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शंस इन अ वेल डिफाइंड मैनर। फ्लो चार्ट उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब क्या होगा? आई होप तो समझ आ रहा हो, इजी टॉपिक्स हैं अभी, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब देखो, अब हम लोग का आ गया बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है,
अब बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखना, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ। मैंने अभी बताया था प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, written in a specified order using a programming language and using its rules and regulations, following its rules and regulations। भाई एक रिवर्सिंग नंबर का जो हम लोग ने पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा, एक स्पेसिफाइड मैनर में लिखा टू ऑब्टेन स्पेसिफिक आउटकम, वो हुआ हम लोग का प्रोग्राम। जिसको ना याद हो रिवाइंड करके देख लो वीडियो। अब प्रोग्राम के पार्ट्स होते हैं, डेटा, कोड। डेटा मतलब समझ सकते हो फैक्ट्स, हाँ फैक्ट समझ सकते हो। कोड को समझ सकते हो तुम बिहेवियर, एक्टिविटी, ठीक है। फिर हाँ ये फैक्ट्स या डेटा को तुम रख सकते हो ऐसे मटीरियल्स रिक्वायर्ड। भाई आप लोग लैब में लिखते होगे ना मटीरियल्स रिक्वायर्ड। अब देखो इसी पे बेसिस पे है प्रोग्रामिंग पैराडिगम। प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या होता है? प्रोग्रामिंग पैराडिगम, डिगम 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 सोनू निगम। प्रोग्रामिंग पैराडिगम, प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या होता है भाई? प्रोग्रामिंग पैराडिगम हमारा होता है इट इज़ द स्टाइल और द वे ऑफ प्रोग्रामिंग। स्टाइल और वे ऑफ प्रोग्रामिंग। हाँ अब जैसे आप पीओपी वाले लैंग्वेज को ले लो और किसी उप लैंग्वेज को ले लो, दोनों में आप लोग का स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग बहुत अलग होता है, डिफरेंसेस होते हैं अच्छे वाले, ठीक है। अब देखो स्टाइल और वे ऑफ प्रोग्रामिंग इतना ही बस है प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ठीक है। अब देखो प्रोग्रामिंग पैराडिगम में आ जाता है हमारा, एक आ जाता है हमारा पीओपी। पीओपी का आपका क्या होता है? पीओपी आपका होता है कि इट मेन फोकस ऑन कोड देन ऑन डेटा। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ, मेन फोकस ऑन हाउ, है ना, हाउ टू सॉल्व थिंग्स रिक्वायर्ड। अब भाई ऐसे मान लो कि आप चाय बना रहे हो, अब आप चाय बनाने का प्रोग्राम बना रहे हो। अब अगर आप पीओपी की लैंग्वेज लोगे तो वो उसके थ्रू आप उसका वो पीओपी जो है वो फोकस करेगा कि आप चाय कैसे बना रहे हो। और ऊप्स का कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोगे तो वो आपका फोकस करेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए वगैरह वगैरह, गैस का स्टोव चाहिए वगैरह, ये सब हीट चाहिए, ये सब आप पे वो आपका डेटा यानी कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उस पर ज़्यादा फोकस करेगा वो। और पीओपी रिक्वायर्ड कर फोकस करेगा कि आप वो कैसे कैसे बना वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब पीओपी का जो देखो इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। ये आप लोग समझोगे ना कि मेन पावर ऑफ पीओपी, मेन पावर इज इन फॉर्म ऑफ फंक्शन। ये अभी हम लोग समझेंगे अगले चैप्टर से कि फंक्शन कैसे। फंक्शन का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि कोड ही होता है, ठीक है, कोड जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अब क्या होता है, इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच, फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच।
यानी कि मान लीजिए आपके पास एक पूरा आपके पास एक प्रॉब्लम है, तो ये आपका ऐसा इसको डिवाइड कर देगा, पूरा पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से ये चालू करेगा, सबसे छोटा पार्ट ख़त्म किया, फिर आगे बढ़ा, बड़ा पार्ट, फिर आगे बढ़ा, छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट, ऐसे करते करते पहुँचेगा लास्ट तक। ऊप क्या करता है, देखो ऊप का आपका क्या है, ऊप में आपका है ना, या फिर एक से रुकिए, तो गाइस अब देखो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, है ना। अब इतना हम लोग ने पढ़ लिया कि पीओपी क्या होता है, उसका मेन फोकस होता है तुम्हारा कोड पे, और डेटा उतना फोकस नहीं रहता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें और पीओ ऊप्स में इन दो तीन चीज़ों में क्या डिफरेंस आता है। अब ऊप में क्या आता है, ऊप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊप का सबसे पहले देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा लिखा हूँ ऊप में क्या होता है। अब ऐसे लिखा है, मैंने लिखा है गुड प्लेटफॉर्म टू डेवलप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इनटू कंप्यूटराइज्ड फॉर्म्स इन द सेम वे हाउ वी सॉल्व इन आवर डे टू लाइफ। एग्जांपल लेके समझते हैं। अब मैंने एक लिखा रियल लाइफ मतलब रिवर्सिंग ए नंबर। अब हम लोग ऐसे क्या करते हैं, रिवर्सिंग ए नंबर के लिए क्या करेंगे, शुरुआत का नंबर एंड में रखेंगे, शुरुआत से लेकर हर एक नंबर लास्ट तक को एंड एंड पे रखते जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा। अब उसी को हम लोग कंप्यूटराइज फॉर्म में लिखते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। भाई वैसे ही ना होता है कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर लिए उसको लास्ट में रखें, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते जाएंगे ताकि वो लास्ट में रहे। कंप्यूटराइज फॉर्म हो गया, पहला नंबर लास्ट में रखे, फिर उस दूसरा नंबर उसके आगे तक रखे, फिर उसके तीसरा नंबर, ऐसे करते करते कंप्यूटराइज फॉर्म हुआ उसी चीज़ का, उसी प्रॉब्लम का एक कंप्यूटराइज फॉर्म हुआ। वैसे ही हम लोग जैसे हम लोग कंप्यूटराइज फॉर्म में किए हैं उसको, वैसे ही हम लोग रियल लाइफ में भी करते हैं, ठीक है। तो वही मतलब हुआ कि इट provides a good platform to develop real life problems into computerized forms in the same way how we solve in our day to life। well रिवर्स कोई भी नंबर को रिवर्स करने के लिए हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में उसको लिखे हैं। अब इसका क्या होता है, प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स का जो मेन जो प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग अभी पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, है ना। मेन फोकस ऑन डेटा, इसका यही मेन तो डिफरेंस यही है ना। ये इसका मेन डिफरेंस है कि इसका फोकस होता है डेटा पे, पीओपी का फोकस होता है कोड पे। डेटा यानी कि फैक्ट्स या मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, ये हुआ तुम्हारा एक्टिविटी, बिहेवियर, परफॉर्म्स, फंक्शंस, ठीक है। अब देखो भाई, अब अपन लोग मेन क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ पीओपीज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ पीओपीज, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ पीओपी, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैंने कुछ कुछ एक लिमिटेशन लिखी हैं, तो हम लोग फटाक से इसको देखते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी क्यों नहीं है इसमें, डेटा सिक्योरिटी लिमिटेशन में लिखा है कि ऑब्वियसली डेटा सिक्योरिटी नहीं होगी। और इसमें क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो हम लोग का डेटा जिसमें हम लोग का डेटा एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं रखा होता है ना। फंक्शंस जो होते हैं शेयर ग्लोबल डेटा, है ना। मतलब जो है, जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से अपना डेटा शेयर कर रहे होते हैं, तो इसलिए भाई अपना डेटा सिक्योर नहीं होता है, तो रिस्क पे रहता है। अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है कि टॉप डाउन अप्रोच, आप लोग बस इसमें याद रखिए कि पीओपी जो है वो टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करता है, तो इसलिए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स मॉडलिंग ऑब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट होता है। मतलब कि आप लोग बस इतना समझिए कि
जो मैंने बताया कि टॉप डाउन अप्रोच होता है, मतलब छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम जाते हैं, उसकी वजह से रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को मॉडल यूज़ करना, यूटिलाइज करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब क्योंकि BOP हम लोग का सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा मतलब सिलेबस में है लेकिन बहुत डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो एक्सटेंसिबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप। डेटा टाइप तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 4th चैप्टर में। क्या था डेटा टाइप? इट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज द वेरिएबल कैन होल्ड। इट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज अ वेरिएबल कैन होल्ड। अब जैसे इंट वेरिएबल, तो कोई एक इंट टाइप का वेरिएबल, इंट टाइप का वेरिएबल के लिए स्पेसिफिक रेंज है ऑफ वैल्यूज जो कि वो होल्ड कर सकता है। तो ये एबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप नॉट अवेलेबल। हाँ, ये POP नहीं प्रोवाइड करता। अब हमारे में तो ऑब्वियसली है, जावा में या PO या ऊप में यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यूज़र डिफाइंड बाय स्ट्रिंग है, एरे है, इनम है, ये सब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। ये इससे पता चल रहा है कि यूज़र भी अपना डेटा टाइप बना सकता है, यानी कि एक्सटेंसिबिलिटी है। मेंटेनेंस, कोड कोड लार्ज कोड लार्जनेस, मेमोरी मैनेजमेंट, है ना, मेमोरी मैनेजमेंट। बस आप लोग जितना ज़्यादा कोड बढ़ाओगे तो मेमोरी का मैनेजमेंट उतना ज़्यादा कंसर्न होने लग जाएगा। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती। क्यों? अब बताते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट क्यों नहीं अच्छी होती? कि ऑटोमेटिक नहीं है, नॉट ऑटोमेटिक। अब भाई जैसे ऊप में क्या होता है, आप जितना बड़ा कोड लिखोगे मेमोरी मैनेजमेंट उसका ऑटोमेटिकली होता रहेगा बिहाइंड द सीन्स। मतलब कंप्यूटर के अंदर अंदर उसका मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक चलता रहता है। लेकिन POP में ऐसा नहीं होता, इसलिए कोड जितना ज़्यादा आप बड़ा करोगे उतना ज़्यादा आपको मेमोरी मैनेजमेंट में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी, फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, टॉप डाउन अप्रोच की वजह से रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को यूटिलाइज करना डिफिकल्ट होता है। एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि एबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप, वो POP में नहीं होता, POPs में होता है। मेंटेनेंस, जैसे जैसे कोड बढ़ेगा आपका मेमोरी मैनेजमेंट डिफिकल्ट होती जाएगी, और मेमोरी मैनेजमेंट क्यों डिफिकल्ट होती जाएगी? क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट अनलाइक ऊप्स POP में नॉट ऑटोमेटिक नहीं होती है। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं डिफरेंस, क्या नाम है, डिफरेंस, है ना, डिफरेंस तो नहीं कहूँगा, एक सेकंड रुकिए। हाँ, पहले ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा करते हैं दोस्तों, पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये हमारे हैं छोटे छोटे एडवांटेजेस। ठीक है, आपकी बुक में काफ़ी बड़े बड़े दिए हैं तो मैंने छोटे छोटे करके दिए। तो उसमें एडवांटेज है फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क फॉर प्रोग्राम्स। आप लोग इतना समझिए, फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क से हमें हेल्प मिलती है कि कोड की हाइडिंग में जो डेटा हाइडिंग होती है ना वो इजी हो जाती है। बस आप लोग इतना समझिए, दिया क्या हुआ है ना। हाँ, मतलब जो प्रोग्राम्स की डिटेल होती है वो आपको इतना शो नहीं होती है। ठीक है, बस आप समझिए डेटा हाइडिंग में काम करता है, डेटा हाइडिंग। ठीक है, डेटा हाइडिंग, डेटा सिक्योरिटी एक तरीके से समझ लीजिए। क्लियर फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क, ईजी एंड प्रिसाइज कोड मॉडिफिकेशन, ऑब्वियसली क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट ईजी हो जाती है। प्लस हम लोग अभी समझेंगे जैसे मेथड, जैसे भाई मान लो कि एक ब्लॉक में, भाई मान लो, अब आप लोग सब पढ़ा चुका हूँ तो आप लोग समझ सकते हो। मान लो आपके एक इफ़ ब्लॉक आप लिखे हो, इफ़ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक लिखे हो। इफ़ ब्लॉक में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आपको खाली इफ़ में चेंज करना पड़ेगा, है ना, पूरा प्रोग्राम आपको नहीं चेंज करना पड़ेगा, खाली इफ़ ब्लॉक में चेंज करना पड़ेगा। तो ईजी एंड प्रिसाइज कोड मॉडिफिकेशन। फिर है गुड स्ट्रक्चर फॉर कोड लाइब्रेरीज। कोड लाइब्रेरीज मतलब आपका हुआ रेडीमेड कोड। ठीक है, रेडीमेड कोड, जैसे मान लो जस्ट कि आपको एक प्रोग्राम है कि भाई आपको एक बटन को डिज़ाइन करना है। एक बटन
भाई जैसे होता है ना, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के बटन्स होते हैं, तो एक बटन आपको प्रोग्राम करना है, डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए अब आपको बैठ कर अलग प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। कुछ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कि उनके लिए एक रेडीमेड कोड आपको पहले से दिया होता है उसमें, ठीक है, जावा की लाइब्रेरी में। मतलब लाइब्रेरी यानी कि जहाँ पे प्री डिफाइंड चीज़ें हों, वो एक प्री डिफाइंड कोड्स वहाँ पे अच्छे, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है प्री डिफाइंड कोड्स का। गुड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन वही मतलब जो इसमें भाई, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें क्या होता है, बॉट बॉटम अप और मॉड्यूलर अप्रोच, ठीक है। अब मल्टी यूज़र, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो मल्टी यूज़र मतलब, ठीक है, मतलब एक ही कोड दूसरा बंदा भी प्रोसेस कर सकता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है। एक कोड दूसरा बंदा दूसरा यूज़ कर सकता है विदाउट मॉडिफिकेशन, है ना। मतलब एक बंदे को दूसरा बंदे का कोड यूज़ करना, तो उसको कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली बिना मॉडिफिकेशन के यूज़ कर सकता है। मल्टी यूज़र इसे हो गया था, मल्टी यूज़र हो गया। गुड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्यों, क्योंकि बॉटम अप इसका अप्रोच होता है ना भाई। पीओपी में क्या था, टॉप डाउन अप्रोच था, इसलिए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को यूटिलाइज करना डिफिकल्ट होता है। इसमें बॉटम अप होता है, यानी कि नीचे से ऊपर। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। फिर गुड स्ट्रक्चर फॉर कोड लाइब्रेरीज, इजी एंड प्रिसाइज कोड मॉडिफिकेशन एंड क्लियर फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क फॉर प्रोग्राम्स, ठीक है। अब यार देखो, अब ऐसा करते हैं, चलो, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय श्री राम। अभी कुछ और लेक्चर्स होंगे इस टॉपिक पर, ठीक है, बाय।